नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। इतनी खबरें हैं कि क्या खबर लाएं, क्या ना लाएं, किस पर बात करें, किस पर ना बात करें। बीजेपी ने कमाल कर दिया है। मतलब इतने खबरें दे दी हैं कि आप जो है इसी में क्या विश्लेषण करो, इसमें भटक जाओ। अब देखिए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसमें साफ-साफ हो गया कि ये जो बीजेपी कर रही है, जो बीजेपी ने किया है, मोदी सरकार ने जो किया है, वो असंवैधानिक था। और इसके पीछे कहीं न कहीं जो है कुछ एजेंडा था बीजेपी का, ये भी क्लियर होता है। आज इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा हम बात करें कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें एक किसान की मौत की खबर है। उनको पायलट गन की छर्रे लगे थे और जो धुआँ है वो सब चीज़ें थी और सब मिक्स होकर के फाइनली अस्पताल, या कहिए कि उनकी मृत्यु हो गई। उनको अस्पताल ले जाने के बाद भी बचाया नहीं जा सका और इस वजह से किसान जो है उनको और आक्रोश है। एक मैं देख रहा था वीडियो, उसमें बतला रहे हैं एक किसान कि किस तरह से ये सेना जिन चीज़ों का इस्तेमाल करती है आमतौर पे सरहदों पर, उसका इस्तेमाल किसानों पर हो रहा है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये कश्मीर में किस तरह से कश्मीर के नागरिकों के साथ अन्याय हुआ इस देश में। इन लोगों ने पायलट गन चला करके छोटे-छोटे बच्चों को किस तरह से घायल किया था, फ़ोटो वीडियोज़ आते थे। लेकिन इसी देश के लोग ये कहकर हँसते थे कि वो मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है। तो मुसलमानों को ठीक करते-करते अब देखिए सिखों को ठीक किया जाने लगा है। सिखों के बाद हिंदू भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि किसान केवल सिख नहीं है। अब सिखों के खिलाफ यह आंदोलन चलाया जा रहा है इन लोगों का, जो सोशल मीडिया एजेंडा इनका है। आईटी सेक्टर जो आईटी सेल जो इनका है, इनके भक्त जो है, वो सारे कह रहे हैं कि सिख जो है वो देशद्रोही है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है। और ये सारा फंड जो है अमेरिका से और कनाडा से और पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ रहा है। क्या-क्या बकवास कर रहे हैं। मतलब इतना ज़हर भर देंगे और जानते हो ये कि इस देश के जो नागरिक हैं, वो कम पढ़े-लिखे हैं, भाग्यवादी हैं, भाग्य पे बिलीव करते हैं। उनको लगता है कि जो हो रहा है ईश्वर की वजह से हो रहा है और ये भगवान को स्थापित करने आए हैं। भगवान इनकी बिना रहेंगे नहीं। अगर ये नहीं रहेंगे, तो भगवान इस धरती पर नहीं रहेंगे। ये उनके दिमाग में भर दिया गया। एक तरफ तो कहते हैं अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब एक है। अबू धाबी में जाके मंदिर बनवा रहे हो आप। अबू धाबी में मंदिर बन सकता है और हिंदुस्तान में सारी मस्जिद तोड़ दोगे आप। यही है न्याय, यही है संवेदना, यही है धर्म। बहरहाल, एक और खबर आज सुबह आई कि किसान, ये जो कांग्रेस पार्टी है, पार्टी के सारे खाते फ्रीज कर दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। क्यों भाई? तो इसलिए कि आपने जो है 17-18 साल या 18-19 एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, 18-19 में जो है आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देर कर दी थी, जिसकी वजह से आप पे 210 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है और वो खाता फ्रीज कर दिया। लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि वो लोग गए, कांग्रेस के लोग ट्रिब्यूनल में गए, वहाँ से आदेश आया कि ये गलत कर रहे हैं, चूँकि आपने समय दिया है, तो फिर वो फ्रीज खाते जो है वापस खोले गए। तो इस तरह की चीज़ें इसलिए चलाई जा रही है ताकि मीडिया में जो है ना, अलग-अलग तरीके के डिबेट चले। मीडिया में डिबेट चल रहा होगा, कांग्रेस के खाते सीज वगैरह, वगैरह, वगैरह। कई लोग ये भी हमारे पोस्ट पे देख रहे हैं, कमेंट करते हैं कि आप जो है, भक्त आ जाते हैं और भक्त बोलते हैं कि ये देखो हिंदू विरोधी एजेंडा चला रहा है। अरे गधों, तुमसे ज़्यादा बड़ा हिंदू मैं हूँ। हमारा खानदान में हिंदू ही है। अनपढ़ कहीं के, अनपढ़ों की भीड़ जो है वो आकर के लद गई है और ये इन्होंने अनपढ़ों की भीड़ ही खड़ी की है। अनपढ़ वो जिनको अपने बारे में नहीं पता, तो गैरों के बारे में क्या पता होगा, देश के बारे में क्या पता होगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड ने जो इनका भांडा फोड़ा है, कांग्रेस ने लगातार कहा, अभी ये कह रहे हैं, नैरेटिव चला रहे हैं कि कांग्रेस भी तो चंदा ले रही थी। अरे जब एक शहर से निकलने का के कई रास्ते हों, उसमें सारे रास्ते आप बंद कर दो और बोलो कि अब इसी रास्ते सबको जाना है, तो क्या करे इंसान? घर में बैठा रहे, ना निकले बाहर। कांग्रेस ने क्या कहा था? हमने कल भी वीडियो दिखाया था और आज भी मैं खाली चर्चा कर देता हूं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, उसने उस समय भी उसके, हालांकि ये जो लाया था इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर लाया था, वो मनी विधेयक में लाया था, जिसमें चर्चा नहीं होती है, सीधा पास होता है वो बजट के साथ। तो ये जो है लोकसभा में, बावजूद इसके दीपेंद्र हुड्डा
उन्होंने कहा था कि ये गलत है। ये गलत इसलिए भी है कि ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अधिकार का उल्लंघन है कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे अगर RTI किया जाता है तो। ये भी कहा था कि 7.5% कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का 7.5% मैक्सिमम दान कर सकता है, डोनेट कर सकता है। आपने वो सीमा खत्म कर दी है। चाहे तो कोई कंपनी सारी की सारी जो सारा का सारा जो उसका प्रॉफिट है वो दान दे सकता है। ये गलत था, ये गलत है, ये करप्शन क्रिएट करेगा, लेकिन नहीं माने। फिर जो है RBI ने कहा था कि ये गलत कर रहे हैं, चुनाव आयोग ने कहा था कि गलत कर रहे हैं, नहीं माने। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गलत किया आपने, तो अब ये नरेशन चला रहे हैं कि कांग्रेस ने भी तो चंदा लिया है। इनकी यही आदत है, ये दूसरे को जो है, अरे कांग्रेस ने तो आप बता दिया कि कांग्रेस एक भ्रष्ट पार्टी है, आपने लंबा कैंपेन चलाया आपने, आज तक मोदी जी वही कर रहे हैं। तो अगर वो भ्रष्ट पार्टी है तो आप ईमानदार होते ना। आप तो भ्रष्टाचार की जननी बन गए, आप ही कह रहे हो उसने भी किया। आप किसने लाया, किसने ये बिल इलेक्टोरल बॉन्ड लाया, किसने? कांग्रेस ने लाया, आपने लाया। और आप आज आपके भक्त कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। हम कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए उनके प्रवक्ता है, उनके नेता है, लेकिन देश को डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि देश को बर्बाद करने का एजेंडा जो है आप चला रहे हैं। और एजेंडा क्या है इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान है जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। आप जानते हैं उनको कि जगदीश्वर चतुर्वेदी सर कलकत्ता के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हिंदी भाषा के कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, 75 से ज़्यादा किताबें लिखी है और JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। इसलिए पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, भाषा, एजेंडा सब बखूबी समझते हैं। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी उनका संबंध रहा और बड़ा पढ़ा लिखा है, साथ हिंदू धर्म से लेकर के मार्क्सवाद और तमाम चीज़ों का अध्ययन किया है। इतनी किताबें लिखी है, कौन सा विषय है जिस पे किताब सर ने नहीं लिखी है? सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, ये इनका एजेंडा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने तो एकदम जो है कहते हैं सारा आवरण, सारा पर्दा हटा दिया, अब ये डिफेंड करने में लगे हैं कि बाकियों ने भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, उन्होंने भी तो उसका पैसा लिया है। क्या है सर ये? नहीं, इसमें जो सबसे जो चिंता की बात है, जो कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आज रिपोर्ट मैंने पढ़ी इंडियन एक्सप्रेस में, तो जो उनके जरिए ऑफिशियली इसके बारे में अभी कोई बेहतर बात नहीं कही गई जजमेंट के बारे में। इसका मतलब यह है कि, और दूसरा यह है कि जो इन लोगों ने किया है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी चीज जो है वो रविशंकर जो सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चीजें कही हैं वो एक तरह से डिफेंड करने वाली बात है अपने को। झूठा पूरा झूठ बोल रहा है। हाँ, उन्होंने भी किया है। और वैजयंत पांडा जो है, जो कि पहले बीजेडी में थे, वो अब बीजेपी में है, उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्विटर पर जो है ना बहुत ही नेकेडली जिसे कहें कि उसके पक्ष में फिर नए सिरे से लिखा है। जो चिंता की चीज है कि सुप्रीम कोर्ट का जब एक बार वर्डिक्ट आ गया तो आपको मानना चाहिए, आपको दो टूक ढंग से ये कहना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इन टोटो इंप्लीमेंट करेंगे। दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद न तो वित्त मंत्री बोली, जिन्होंने कि ये चोर दरवाजे से फाइनेंस बिल के जरिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो है प्रोविजन घुसेड़ दिया, तो न वित्त मंत्री बोल रहे हैं, न गृह मंत्री बोल रहे हैं, न प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नहीं सुप्रीम कोर्ट का वेलकम डिसीजन है। तो ये एक अपने आप में जिसे कहें कि चिंता की बात है। और इससे भी बड़ी चिंता की बात जो है वो ये कि जजमेंट में जिन चीजों पर जोर दिया गया है उनका कायदे से प्रचार किया जाना चाहिए और उसे कायदे से पढ़ा जाना चाहिए। वो जजमेंट कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मतलब बाई चांस की बात है कि पिछली बार भी 2 साल पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था तो कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए और वो अच्छे जजमेंट आए जिसमें केंद्र सरकार की खाट खड़ी की गई थी।
अब कोइंसिडेंट देखिए कि अभी जो जजमेंट आया है, नीचे किसान आंदोलन अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले। जनता आंदोलन करती है तो न्यायाधीशों को बल मिलता है, ये चीज समझनी चाहिए। अगर जनता आंदोलन नहीं करेगी तो न्यायाधीशों को बल नहीं मिलेगा। ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट इस रोशनी में देखा जाना चाहिए किसान आंदोलन की शुरुआत और मासिव पार्टिसिपेशन किसानों का, और उसका जो दबाव है। मैं बार बार कहता रहा हूं, ये आपके यहां भी कई बार कह चुका हूं कि जन आंदोलन के दबाव से हमारी संवैधानिक संस्थाएं प्रभावित होती हैं। अगर मुझसे पूछें तो ये किसान आंदोलन की लोकतंत्र के क्षेत्र में पहली बड़ी प्रभावशाली अपील दर्ज की जानी चाहिए, जिसको कि उसने प्रभाव छोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें कि एक कानून उसको असंवैधानिक घोषित किया गया। वो साधारण चीज नहीं है, ये पूरी तरह से खत्म करने के बारे में आदेश दिया गया। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल चीज है। आप याद कीजिए कि अब ये विदाई का समय नरेंद्र मोदी का, और ये फेयरवेल कैसा हो रहा है। फेयरवेल ये छोड़ दीजिए, अभी अब उसकी डिटेल छोटे में ये देखिए फेयरवेल कैसा हो रहा है कि आपने जिस पैसे के बलबूते पर 2019 का चुनाव जीता जी, 2017 के बाद में लगातार चुनाव जीते, उस पैसे के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने एक बात कही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये मनी लॉन्ड्रिंग है। करेक्ट। कमाल है। तुम सारे लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के छापे लगा रहे हो, लेकिन खुद मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हो, और तुम ये कह रहे हो कि हम नेक पाक हैं। मत मानो राहुल गांधी की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की तो मानो। वे तो किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, उन्होंने तो अभी कुछ दिन पहले ही आपके पक्ष में फैसले दिए हैं। मैं तब भी कहता रहा हूं कि कानून के प्रश्न जब भी आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट खुल के आएगा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम आगे गया है। वो पहले से वो इस सेंस में आगे गया है क्योंकि अटॉर्नी जनरल का जो सबमिशन था सुप्रीम कोर्ट में, वो ये था कि ये देखिए चंदा कैसे आएगा, कहां से आएगा, कौन देगा, ये काम जो है वो लोकतंत्र का है, और लोकतंत्र का काम देखने का काम विधायिका का है। इसलिए अदालत को इसमें अपनी नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो बिंदु है उसका, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से तार तार कर दिया कि हम नहीं मानते इस बात को। लोकतंत्र में नाक घुसेड़ने का हमारा पूरा अधिकार है, वह सिर्फ संसद की चीज नहीं है, वह सिर्फ मंत्रिमंडल की चीज नहीं कि आप कानून बनाएं और आप लागू कर दें। किया ना उन्होंने। आप याद कीजिए जब दिल्ली वाले प्रसंग में, जब अफसरों के ट्रांसफर के प्रश्न को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के खिलाफ ऑर्डर दिया, तो केंद्र ने तत्काल उस ऑर्डर के अगेंस्ट में एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट उस अनुभव से उसने सबक लिया है। आप उस प्रोसेस को ध्यान रखें, और ये जो जजमेंट है इसमें जो इम्प्लीकेशंस है उसे ध्यान रखें कि वो ये कि सुप्रीम कोर्ट अब लोकतंत्र में अपनी नाक घुसेड़ेगा। कल तक ये था कि हम विधायिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी, और ये स्वागत योग्य पहल है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए और जजों को उत्साहित किया जाना चाहिए। लोकतंत्र जो है वो ऐसी चीज नहीं है कि उसमें न्यायपालिका इंटरेस्ट न ले। न्यायपालिका की लोकतंत्र के हर कदम पर नजर होनी चाहिए और हस्तक्षेप होना चाहिए अगर वहां कोई गलत हो रहा है तो, पहली चीज। और इस लिहाज से मुझे ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो ट्रेडिशनल जो अभी जो फंक्शनिंग का तरीका रहा है उसमें एक डिपार्चर लगता है। उसमें एक कदम वो आगे गए हैं कि हम लोकतंत्र में हस्तक्षेप करेंगे, अगर गलत हो रहा है तो हम लोकतंत्र में बोलेंगे, और ये चीज सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज जो कि इसमें निकल के आई है, जो कि बहुत ही शानदार है, अब ये कैसे अब नीचे आएगी अभी देखिएगा इसको। केंद्र सरकार का कहना यह था कि जो लोग चंदा देते हैं ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसे जानने का किसी को अधिकार नहीं है क्योंकि वो पर्सनल चीज है, इसलिए प्राइवेसी का उल्लंघन होता है, इसलिए हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम इसकी सूचना नहीं दे सकते। मैं सिर्फ याददाश्त के लिए बता रहा हूं लोगों की कि नरेंद्र मोदी ने आने के बाद में
राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को वर्चुअली बंजर कर दिया है, एकदम अपाहिज कर दिया है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचनाएं लोगों को नहीं मिलती ठीक से, मनमाने ढंग से वो सूचनाएं देते हैं, किसी की देते हैं किसी की नहीं देते। लेकिन इसमें जो जजमेंट है, इसमें जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है, जिसकी वजह से ये जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो असंवैधानिक घोषित किया गया, उसमें यह कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सूचना प्राप्ति का अधिकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये किससे लिंक है? वोट देने के अधिकार से लिंक है। करेक्ट। मतलब अभी तक हम ये डिस्कशन तो करते थे, लेकिन ये अभी लीगली ये फॉर्मुलेशंस में ये चीज नहीं आई थी कि जो कि बहुत ही शानदार ढंग से बात कही है उन्होंने कि सूचना प्राप्ति का अधिकार और वोट की स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो ये जब लोकतंत्र पर एकदम काले बादल मंडरा रहे हों चारों तरफ से, जय श्री राम करके इतना हाहाकार मचा हुआ है मीडिया में कि लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान में अब धर्म के अलावा और कोई चीज नहीं है। लोकतंत्र में धर्म के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है जो चीज, वो है लोकतंत्र और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक कन्वेंशन, और जो हिंदुस्तान का संविधान है वो। संविधान के में जो उल्लिखित अधिकार है उनको नए सिरे से पुनर्परिभाषित करके, और ये बिल, ये कानून मनी लॉन्ड्रिंग के आधार पर इसे खारिज किया गया है। कौन सी चीज केंद्र में आ गई? अब जय श्री राम केंद्र में नहीं आई, अब संविधान केंद्र में आ गए। अभी तक जय श्री राम चल रहे हैं। और ये जो है, ये जो टाइमिंग है इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइमिंग है कि अब जब कुछ मुश्किल से 1-1.5 महीने बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मैक्सिमम 1 महीने बाद, उस समय लोकतंत्र अपने को असर्ट कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए असर्ट कर रहा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए लोकतंत्र का उभर के केंद्र में आना और संविधान में व्यक्ति के अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों का उभर के आना, ये महत्वपूर्ण चीज है और महत्वपूर्ण संदेश है। एक चीज जो आपने कही, मैं उसके संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से फायदा किस किस को मिला। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में एक जज ने बाकायदा डिटेल्स में अपने जजमेंट में उसके आंकड़े दिए हैं। वो आंकड़े आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी छापे हैं, मैं उसे शेयर कर रहा हूं आपसे जी। ये आंकड़े हैं कि 2017-18 से लेके 2022-23 तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो पैसा लिया गया, वो कुल पैसा लिया गया 11,450 करोड़ रुपया। और इस 11,450 करोड़ रुपए में 57% फंड जो है सिर्फ बीजेपी के पास गया। मैं सिलसिलेवार 1 मिनट में वो सारी पार्टियों के नाम और उनका फंड बताता हूं। बिल्कुल। बीजेपी को 6,566 करोड़, कांग्रेस को 1,123 करोड़, टीएमसी को 1,093 करोड़, बीजेडी को 774 करोड़, डीएमके को 617 करोड़, आम आदमी पार्टी को 94 करोड़, एनसीपी को 64 करोड़, जेडीयू को 24 करोड़ और अदर्स में 1,095 करोड़ रुपया, अदर्स पार्टीज में जो छोटे छोटे दल है उनमें 1,095 करोड़ रुपया बटा है। अब इसमें जो चीज निकल रही है, जो कि चिंता की चीज है कि राहुल गांधी अपने तरीके से कह रहे हैं और भी लोग अपने तरीके से कह रहे हैं, हकीकत यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें कि ये पैसा दिखाई दे रहा है। ये हिंदुस्तान में लोकसभा का इलेक्शन जो है वो 11,450 करोड़ रुपए से नहीं, 1,000 करोड़ रुपए से नहीं लड़ा जा रहा है। कई लाख करोड़ रुपया लोकसभा के चुनाव में खर्च होता है जिसमें कि ये पार्टियां शामिल हैं। जो असल चीज है वो कौन सी है जो इस पूरी लड़ाई में? इलेक्टोरल बॉन्ड तो खारिज कर दिए गए, खत्म किए जाएंगे, ये सच, अब इसे अब दोबारा ला नहीं सकते। लेकिन असल चीज ये है कि जिसकी वो चर्चा कर रहे हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो शब्द है ना, वो फेक शब्द है ट्रांसपेरेंसी।
पारदर्शिता, ये पारदर्शिता जो है ना सबसे ज्यादा फेक शब्द है। मेरी पारदर्शिता क्या होगी एक शिक्षक के नाते? मेरी पारदर्शिता होगी मेरा लिखना पढ़ना। मेरी पारदर्शिता ये नहीं है कि मैं विद्वान हूं जी और मैं लिखता पढ़ता नहीं हूं। अरे मैं कैसा विद्वान हूं जो मैं लिखता पढ़ता नहीं हूं? मैं लिखूंगा, पढ़ूंगा, मैं बोलूंगा, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, मैं सार्वजनिक संवाद में शामिल रहूंगा, तब पता चलेगा कि मैं पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं। जो व्यापारिक घराने जिनके बारे में टिप्पणी की गई है उस जजमेंट में, वो व्यापारिक घराने बहुत ही शानदार टिप्पणी की गई है कि वे राजनीतिक चंदा नहीं देते। व्यापारिक कंपनियां राजनीतिक चंदा नहीं देती। वो ये जजमेंट कहता है कि वे क्या करते हैं? ये व्यापार विनिमय करते हैं। बिल्कुल गिव एंड टेक है। ये जो व्यापार विनिमय है व्यापारिक घरानों का, ये सबसे बड़ी चिंता की चीज है, जिसको के हाईलाइट करके इस पूरे के पूरे कानून को, इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। ये जो कह रहे हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी आई है और ये मतलब जो काला धन जो सूटकेस में भर भर के आता था, अरे अब इन्हें सूटकेस से पेट नहीं भर रहा इनका, इनको बैंक भर भर के नोट चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंसी है, जैसा कि वो कहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, हम तो सिर्फ इतनी सी बात जानना चाहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंसी है तो आप अपनी वेबसाइट पर चंदा देने वालों के नाम क्यों नहीं शामिल करते? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इनिशिएटिव लेता और सारी पार्टियों को मजबूर करे कि उनके पास जो भी चंदा है उसके नाम वो पब्लिश करें वेबसाइट पर? ये कौन सा तरीका है कि हम चंदा तो लेंगे लेकिन वेबसाइट पर नाम पब्लिश नहीं करेंगे, हम बताएंगे नहीं लोगों को। 1 रुपया चंदा दे या 10,000 रुपया चंदा दे या 10 लाख रुपया चंदा दे, जो भी चंदा दे उसका नाम पब्लिश किया जाना चाहिए। बिना यानी इलेक्शन में अगर पारदर्शिता लानी है तो पारदर्शिता के लिए जरूरी है कि इलेक्टोरल जो फंडिंग है और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा का पूरा इस पर इलेक्शन के रिफॉर्म के बारे में सोचा जाना चाहिए। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो पारदर्शिता नहीं है, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो सही कहा है कि ये एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग है, ये घूसखोरी है। और ये जो घूसखोरी है किसने सबसे पहले ये मांग की थी? क्यों उठाई गई थी ये मांग? मेरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोगों से नीतियों से मेरी असुविधा रही है, मैं बोलता भी रहा हूं, लेकिन एक चीज के बारे में कोई असुविधा नहीं रही है जिसे मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि सीपीएम भी उसमें एक पार्टी थी सुप्रीम कोर्ट में। हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी अकेली ऐसी कम्युनिस्ट दल है जिन्होंने कभी भी किसी भी कारपोरेट हाउस से कभी पैसा नहीं लिया, कभी पैसा नहीं लिया। उनके यूनियन का पैसा आता है, उनके मेंबर्स का पैसा आता है, उनके चंदा आता है, उनके सबका रिकॉर्ड्स रखते हैं वो, लेकिन वे कभी भी किसी कारपोरेट हाउस से पैसा नहीं लिया। तो अगर एक पार्टी में गुण है तो उसे सीखने में परेशानी क्या है? ऐसा क्यों होता है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है, सारे संवैधानिक नियमों को तोड़ के, यानी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में जिसे व्याख्यायित किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को, वो लाया गया था फाइनेंस बिल के जरिए। और फाइनेंस बिल के जरिए किसी कानून को लाने का मतलब चोर दरवाजे के जरिए कानून को लाना। आपको चोर दरवाजे की जरूरत क्यों पड़ती है? नरेंद्र मोदी के कई कानून है जो उन्होंने लागू किए, वो सारे फाइनेंस बिल के जरिए लागू किए। मैं यहाँ उस पर ध्यान नहीं हटाना चाहता। उस पर नरेंद्र मोदी का ये तरीका रहा है कि हम डिबेट नहीं करना चाहते, हम जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। नहीं, ये जजमेंट एक और मैसेज देता है कि नरेंद्र मोदी जो सोचते हैं राजनीतिक तौर पर वो गलत सोचते हैं। नाम नहीं लिखा खाली उन्होंने, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसको लेके सबसे ज्यादा झुंझुना की तरह इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने और उनके गैंग ने। आज स्थिति है कि वह जो झुंझुना है उसको मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में व्याख्यायित किया है सुप्रीम कोर्ट ने।
अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग है और ये करप्शन है तो इसकी जवाबदेही तो बनती है, कम से कम एक तो जवाबदेही बनती है कि आपने सबसे अधिक पैसा लिया है, तो आप नैतिकता के नाते, राजनीतिक नैतिक जिम्मेदारी के नाते आपका एक कानून अवैध घोषित किया गया, स्क्रैप कर दिया गया। इससे ज्यादा अपमानजनक विदाई नहीं हो सकती नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी को कायदे से इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं, मेरे एक कानून को कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित किया। यानी साधारण चीज नहीं, असंवैधानिक घोषित करना एक बड़ा कदम है। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि नरेंद्र मोदी कम से कम अपनी गलती माने और अपने पद से इस्तीफा दें कि हाँ, ये कदम बहुत गलत था और हमसे गलती हुई, हमने ये पैसा लिया और इसमें पैसा वह आया है जो कि मतलब ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी नहीं है। ये वह पैसा है जो कि काम के बदले आप जिससे पैसा ले रहे हैं उसका काम करेंगे, इसीलिए उन्होंने कैश कहा कि फॉर जॉब सर, यस, कैश फॉर जॉब। हाँ, ये कैश फॉर जॉब ही है, ये कैश फॉर जॉब ही है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए तो वो छोटे मोटे कैश से काम नहीं चलता, उनको चाहिए मतलब जिसे कहें कि पानी का जहाज होता है ना, नेवी का, वो पानी का जहाज भर के नोट चाहिए। और अगर मुझसे मैं अब एक छोटी सी और मांग कर रहा हूं कि बहुत ही ईमानदारी से नरेंद्र मोदी अगर अब जा रहे हैं तो एक काम कर जाएं, एक बार खाली बीजेपी के नेताओं के यहां रेड पड़वा दें, पता चल जाएगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग से जो पैसा है कहां कहां गया है, किन किन क्षेत्रों में गया है, कहां कहां पहुंचा है। ये बदले की भावना किस रूप में काम कर रही है, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया। कल जजमेंट हुआ, 24 घंटे नहीं गए, आज सुबह ही जो है कांग्रेस के खाते बंद कर दिए गए। कोई जरूरत नहीं थी उन खातों को बंद करने की। इलीगल ढंग से खाते बंद किए गए। आप सोचिए, हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप की ये हाइट है कि जिस पार्टी के बारे में जिसने पूरा देश बनाया अपने हाथ से, उसके खाते सील कर दिए जाएं। एक साधारण आदमी क्या स्थिति होगी। तो अगर मुझसे पूछे तो मैं ये कहूंगा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो लोकतंत्र का नए सिरे से एक तरह से उसकी स्थापना की कोशिश है और इसको उसकी स्पिरिट को पकड़ा जाना चाहिए। उसकी स्पिरिट यह है कि हमें करप्शन नहीं चाहिए राजनीति में। और करप्शन कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ये मैसेज इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट के जरिए जजों ने दिया है। और जज जो है वो बहुत न्यूट्रल लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और उनके इस जजमेंट की सराहना की जानी चाहिए। एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं, कृष्णमूर्ति अनंत रामन, दिस illiterate गुंडा will never resign. On the contrary, he will be more vindictive and ferocious. Surprised not a single BJP leader has asked for his resignation. Full of unch. सर नहीं, ये ठीक है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे, लेकिन हम तो उनके भावबोध से नहीं चलते। हम तो लोकतंत्र के भावबोध से हमें संचालित होना। हमें सबको मांग करनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी के अब पूरा का पूरा सिस्टम जो नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है, वो सिस्टम आकंठ करप्शन में डूबा हुआ है। जी नहीं, एक सर और है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सारा बताइए किस किस से लिया है और आप चुनाव आयोग को दीजिए। हमें नहीं लगता ये देंगे, और देंगे तो आधा अधूरा देंगे। उसकी वजह ये है कि ये इसीलिए छुपाया है कि बहुत सारा पैसा विदेशों से आया है। ऐसा है, उसका कैसे होगा? सबका होगा, सबका। जितना जो पैसा बॉन्ड में आया है वो तो दर्ज है, क्योंकि बिना आधार के वो बॉन्ड नहीं दिए गए। वो तो अब वो एक ऐसी जगह एसबीआई सीबीआई फंसी है, सॉरी एसबीआई फंसी है बैंक, जहां के अब नरेंद्र मोदी जाएं या रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि एसबीआई को जवाब देना है। उन सरकार से थोड़ी जवाब मांग रहे हैं कि आप छुपा लेंगे। वो एसबीआई के ऊपर उन्होंने डाल दिया है, वो तरीके से लिखा है वो जजमेंट।
एसबीआई बताए, एसबीआई ने पैसे लिए थे ना, बीजेपी ने पैसे लिए, ये नहीं पूछ रही वो किसको पैसे दिए, एसबीआई बताए किसने तुमसे बॉन्ड खरीदे, एसबीआई को बताना ही होगा, वो ये चल नहीं सकता। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको जो कि बहुत ही मजेदार है। कुछ दिन पहले, कुछ साल हो गए इस बात को, जब पनामा में जो है वो काले धन के अकाउंट का डिटेल्स अखबारों में आया था कि किन किन लोगों के अकाउंट वहां पनामा में खोले गए हैं, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की गई और याचिका के संदर्भ में ये बात उठाई गई कि सरकार को पनामा स्कैंडल में शामिल, और उसकी कई किस्तों में इंडियन एक्सप्रेस स्टोरी भी छापी थी, और उस स्टोरी में बहुत सारे डिटेल्स आए थे। सरकार को फोर्स किया गया था कि सरकार बताए कि पनामा वहां पर किस किस के अकाउंट है। सब लोग जानते हैं किस किस के अकाउंट हैं उसमें। सरकार ने एक बड़ी मजेदार बात कही, इसलिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चालाकी बरती है जजमेंट में। सरकार ने कहा कि हम बता नहीं सकते क्योंकि इससे सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अब इस समय सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार से नहीं पूछ रहा है, कह रहा है, बल्कि वो कह रहा है एसबीआई से कि तुम बताओ। तो ये जो चीज है, ये चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एसबीआई को बताना पड़ेगा, और नहीं बताएगी तो ये कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी और एसबीआई के खिलाफ में वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। सर एक सवाल और है सर। हाँ, ये जो नया जो मैसेज चला रहे हैं मीडिया के थ्रू, जो इनके सारे चैनल हैं, कि इस भ्रष्टाचार में, अगर ये भ्रष्टाचार है, जो इनकी आदत है कि अगर ये भ्रष्टाचार है या अगर ये गलत है तो कांग्रेस भी तो शामिल थी, क्या दूसरे की तरफ उंगली उठा करके ये तो आए थे ये कह करके कि भ्रष्टाचार जो है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, सारा काला धन उसी ने किया है, उसको ये कांग्रेस की तरफ उंगली उठा करके क्या ये बचेंगे? जनता ये कर लेंगे कि हाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है? नहीं, ये बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर कांग्रेस करप्ट है तो इससे कांग्रेस का भी पता चल जाएगा। ये डर क्यों रहे हैं? इन्हें तो खुल के कहना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का स्वागत करते हैं, चलो कांग्रेस नंगी हुई। तो कांग्रेस के बारे में बताएं, विपक्ष के बारे में बताएं, क्या दिक्कत है? अपने बारे में बताएं। अगर कांग्रेस ने गलत लोगों से पैसे लिए और उसके बदले कोई काम किया है तो ये पता किया जाना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है इसमें। दिक्कत कहां है? दिक्कत यह है कि कांग्रेस ने तो लड़ाई लड़ी है इस पर, बीजेपी ने लड़ाई नहीं लड़ी। कांग्रेस कोर्ट में एक पार्टी थी और उसने कहा कि ये इलीगल है और ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। अगर कांग्रेस शामिल रही होती तो वो कोर्ट में क्यों जाती? ये कुतर्क है कि मैं ही गंदा नहीं हूं, वो भी गंदे हैं। अरे ये किस कॉमन सेंस से बात कर रहे हैं? ये दिक्कत क्या है इन बीजेपी वालों की? ये कॉमन सेंस में फंसाते हैं लोगों को। अरे यार सभी तो चंदा लेते हैं, हमने ले लिया तो कौन सा अपराध कर दिया? जी नहीं, सवाल चंदे का नहीं है। सवाल यह है कि आपने जो कानून बनाया वो असंवैधानिक था। किसने कितना चंदा लिया ये भी इनमैटीरियल है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कानून इलीगल था, और क्यों इलीगल था? क्योंकि उसके जरिए अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है। सरकार की जिम्मेदारी है इसे रोकना। सरकार अपनी जिम्मेदारी भी, कानून भी बनाएगी, मिसयूज भी करेगी, चंदा भी ज्यादा लेगी, लेकिन उसका दोष जो है वो विपक्ष के ऊपर डालेगी। ये कौन सा तरीका है? नहीं, ये दो चीज एक साथ नहीं हो सकती। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि हमने एक कानून बनाया ट्रांसपेरेंसी के लिए वगैरह वगैरह, और इससे बड़ी इज्जत बची है लोकतंत्र की, और अब आप ये कह रहे हैं कि अचानक कि नहीं वो सब भ्रष्ट है जी, वहां कोई इज्जत नहीं बची है। हमारी अगर लुट रही है तो इनकी भी लुटनी चाहिए। कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि कांग्रेस इसके खिलाफ में कोर्ट गई। अच्छा तो क्या होता कि जिस समय कोर्ट गई थी उसी समय 2-4 सिटिंग में ये जजमेंट आ जाता तो बहुत अच्छा रहता, तो 2019 का पाप हमें देखना नहीं पड़ता।
सर सुनवाई हुई 2019 में शुरू हुई, 2017 में केस डला, सुनवाई 2019 में शुरू हुई, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 2024 ये में जो जजमेंट आता है। इसमें जो सबसे जो पीड़ादायक चीज है, और भी कई केस आए इस तरह के बड़े केस, मेरा कहना यह है कि जब ये चीजें आती हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कम से कम अपनी फंक्शनिंग को रियल टाइम में कन्वर्ट करना चाहिए। जब भी पिटिशन आए तो उसकी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए, सर तत्काल जजमेंट होने चाहिए। सर मेरा एक सवाल है सर, ये हमारा मतलब ये नागरिकों का भी सवाल है, आम जो आदमी है। ईडी जो है तमाम लोगों के खिलाफ छापे मार रही है। उसके बाद जो है ईडी ने मनोज सिसोदिया को बंद किया, संजय सिंह को बंद किया, महाराष्ट्र में अनिल देशमुख को बंद किया, संजय राउत को बंद किया, कई लोग को यहाँ बंद किया, झारखंड के चीफ मिनिस्टर को भी बंद किया हुआ है। और उसमें जबकि पैसे लिए ये साबित भी नहीं हुए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी कहीं नहीं है कि पैसा लिया, हेमंत सोरेन के खिलाफ भी कहीं नहीं बताया जा रहा कि पैसा लिया, उनको जेल में बंद कर दिया। और यहाँ तो साबित है कि आपने करोड़ों करोड़ रुपए लिए। तो क्या ईडी अब इनके बीजेपी के दफ्तरों में जाएगी, उनको सील करेगी, बीजेपी के नेताओं को जेल में बंद करेगी? नहीं, वो करेगी। ये इलेक्शन हारने दो, उसके बाद करेगी। ईडी ही करेगी। जस्ट मई में इलेक्शन नरेंद्र मोदी को हारने दीजिए, उसके बाद करेगी। तो इलेक्शन हारेंगे आपको लगता है? डेफिनेटली हारेंगे। ये दस्तक है, ये इलेक्शन की दस्तक है कि आप इलेक्शन में करप्शन का इशू सबसे बड़ा इशू होगा। नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ सद्भाव बट रहा था और सिर्फ भगवान का भजन हो रहा था और कोई करप्शन नहीं था। 10 साल हमने बिना करप्शन के गुजारे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का साफ मैसेज है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े पैमाने पर करप्शन किया गया, भ्रष्टाचार किया गया। सर इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है सर, ये तो आरबीआई ने भी कहा है। ये कारण क्या है कि देखिए, एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है जो कि आप हम सबकी मजबूरी है कि अब अच्छा बुरा जो भी हो जजमेंट, हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानते हैं। हम पसंद नहीं करते थे तब भी हमने कश्मीर का जजमेंट माना। हम जानना चाहते हैं जिस साहस के साथ में और जिस उत्तेजना के साथ में नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में आज बोल रहे थे ना कि 370 की गारंटी मैंने खत्म की। आज वो सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं उनके उस पर मोहर लगाता तो वो ये बोल पाते? नहीं बोल पाते। राम मंदिर के बारे में बोल पाते अगर सुप्रीम कोर्ट विशेष अधिकार का उपयोग करके राम मंदिर बनाने के बारे में निर्णय नहीं लेता तो? नहीं बोल पाते। आज सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ चुका है और उसमें साफ इंगित किया गया है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग है, नरेंद्र मोदी खुलकर कहें उनसे गलती हुई है, उनसे करप्शन हुआ है। सर तपस्या में राम मंदिर का जजमेंट तो मैं ले लूंगा सुप्रीम कोर्ट का, 370 का जजमेंट मैं ले लूंगा सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग बिल का जजमेंट नहीं लूंगा मैं। क्यों नहीं लेंगे सर? लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे देश के लोग, पैकेज डील है। एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, ये तो कुछ नहीं है अभी तो और भी करप्शन आएंगे, और भी घोटाले आएंगे, और भी जजमेंट ऐसे हो सकते हैं कि इस बीच में आ जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी, क्योंकि अब जनता सड़क पर है, ये जान लीजिए आप। और जब तक जनता सड़क पर है, जान लीजिए कि तब तक तमाम एक्सपोजर होंगे। दिक्कत यहां है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जनता को सड़क पर नहीं आना चाहिए। नरेंद्र मोदी ये मान के चल रहे हैं सड़क पर नहीं आना चाहिए, और यही वजह है कि वे तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अब वो सड़क की बात नहीं करते, आंदोलन की बात नहीं करते। अब वो किस बात पर लगे हुए हैं? उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग बिल का जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है तो ये विकसित करप्ट भारत का आदर्श पेश करता है कि नहीं करता? विकसित करप्ट भारत तैयार किया है आपने, ये हम नहीं कह रहे। ये मनी लॉन्ड्रिंग बिल पर जो जजमेंट आया वो कह रहा है। लोकतंत्र खतरे में है, ये बात बहुत ही साइलेंटली वो जजमेंट कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है।
अगर वो छोटे मोटे चेंज होते ना, जितने भी संशोधन किए सारे के सारे संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए, नरेंद्र मोदी ने जी। अब सोचिए जजों का गुस्सा सोचिए आप। मतलब अच्छा, वो कहीं सर्वसम्मति से 5 जजों ने एक ही बात कही, ये भी महत्वपूर्ण है। जी जी, ये वो भी है। दूसरा ये कि आपने जितने भी संशोधन किए, अमेंडमेंट की है, बिल्कुल विभिन्न कानूनों में, वो सारे के सारे संशोधन उन्होंने खारिज कर दिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है। ये बहुत ही एकदम क्लियर कट मैसेज है जनता के लिए, विपक्ष के लिए। विपक्ष की इससे अधिक सेवा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। जी। जो चीज आप लोगों को समझा नहीं सकते थे, वो चीज सुप्रीम कोर्ट ने 233 पन्ने के जजमेंट में समझा दी है। सर हमारे एक चीज, हाँ बोलिए। जी सर, नहीं सर, बुक कंप्लीट कर लीजिए आप। नहीं आप बोलिए। आप रुक जाते हैं तो हमको लगता है कि आप बोलना खत्म कर दिए, इसलिए मैं घुस जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं, चेतन कपूर साहब, कि 6 साल तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून से नेता और कारपोरेट खेलते रहे। देखिए सर, आम आदमी के पास भी मैसेज जा रहा है सर, कारपोरेट, हालांकि चेतन कपूर साहब पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, लेकिन ये मैसेज सर गया है कि ये 6 साल, हम भी यही सवाल उठा रहे हैं सर, कि इतना पैसा जो आपने लिया और चुनाव दर चुनाव जीते, तो क्या इस आधार पर आपने जितने निर्णय लिए वो खारिज नहीं किए जाने चाहिए, और जितने आपके निर्णय में साथ लेने वाले लोग थे उनको जेल में बंद नहीं किया जाना चाहिए? सवाल सबसे गहरा ये है सर। नहीं, उसमें एक मुश्किल है, वो इस तरह से नहीं। बात ये है कि ये तो सच है कि देर से ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सही जजमेंट दिया। अतीत में क्या हो चुका है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अतीत को तो अब दुरुस्त हम नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण है भविष्य को दुरुस्त करना। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट भविष्य के लिए एक रास्ता खोलता है, और भविष्य का रास्ता क्या है? जो कुछ चंदा लिया हो उसे पब्लिश करो। वो जो एसबीआई से कह रहे हैं ना कि जिन्होंने चंदा दिया उनके नाम दो, और इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं तुम इसे पब्लिश करो, क्या मैसेज है ये? लोगों से चंदा लो, लेकिन लोगों से चंदा लेके उसके बारे में जनता को बताओ। सर क्या बताएंगे, ऐसा लगता है आपको? अभी तो नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन वो चीज आएगी तो सही। सर इसलिए मैं ये शक उठा रहा हूँ सर, मैं ये संदेह इसलिए उठा रहा हूँ कि जो काला धन विदेशों में है हम लाएंगे और गीत गाएंगे। कितना गीत गाया था लाउड स्पीकर बजा बजा करके। वो तो मैंने कहा ना, कहा कि हम नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते, इन्होंने ही कहा हम नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। वो ठीक है, तुम सार्वजनिक मत करो, वो तो सार्वजनिक है, लेकिन एक नाम सार्वजनिक कर दो। खाली इतना बता दो कि बीजेपी तो अपने तो बता दे ना, जो अभी फंड है उनके पास में 57% इलेक्टोरल बॉन्ड का, बीजेपी तो कम से कम डिक्लेयर कर दे कि ये 57% जो फंड है, इस फंड को किसने दिया उनको, वो तो खुद तो बता दें। ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करते हैं तो वो कानून कोलैप्स कर गया, खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब तो बता दें। अगर बीजेपी बताएगी तो ये तय मानिए दूसरे लोग भी बता देंगे, उनके ऊपर प्रेशर होगा। बीजेपी को पहल करनी चाहिए। अरे देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूं आपसे, बहुत ही जरूरी बात है। नरेंद्र मोदी की पूरी फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी का कोई महत्व नहीं है। आप याद कीजिए, वो जो पीएम फंड बनाया उन्होंने कोरोना पीरियड में, सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हम उसके डिटेल्स नहीं बताएंगे, वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं हमसे। तो अब ये इसी से समझ लीजिए सर, इसलिए मैंने सवाल किया कि बताएंगे ये। अब नहीं, अब तो ऑर्डर है, अब तो एसबीआई के लिए ऑर्डर है, बैंक के लिए, बैंक के ऊपर हैवी पेनल्टी होगी इस पे। और ये अभी एक बात बताऊं मैं आपको, ये चीज थमने वाली नहीं है सर। बैंक के जो हेड हैं सर, उनके पिताजी की तो का बैंक है नहीं सर, पैसा तो देश की पब्लिक का है। एलआईसी को डुबा दिया, कौन बोलने गया सर? एसबीआई कितने घाटे में चला गया, कितना एनपीए हो गया इनके चक्कर में, कौन बोल रहा है सर? सुनो, एक चीज और मैं कहूँ, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एसबीआई के ऊपर। एसबीआई बहुत बड़ा सांड है, बहुत ताकतवर संस्थान है जो बना है पिछले भारत में।
75 साल में। LIC बहुत बड़ा संस्थान है, वो इस तरह के बहुत सारे लुटेरे आएंगे जाएंगे, खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। असल चीज दूसरी है, असल चीज दूसरी है, वो ये है कि अगर हम सरकार में आते हैं, विपक्ष सरकार में आता है, विपक्ष को अब अपना आंदोलन करप्शन के खिलाफ में तेज करना चाहिए, क्योंकि ये विपक्ष को एक बहुत बड़ा अवसर है इलेक्शन के पहले इस बात को हाईलाइट करने का। कल तक ये करप्शन के इश्यूज पर ऑफेंसिव थे, आज ये ऑफेंसिव नहीं हो सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसमें इनके हाथ पैर बांध दिए हैं उसने। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में करप्शन के खिलाफ में जितनी भी बातें बोली, एक जजमेंट ने धो दिया है सबको। और ये मुझसे पूछा तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है लोकतंत्र की कि नरेंद्र मोदी की 10 साल की मेहनत एक जजमेंट ने बेकार कर दी। इन 5 जजों को कम से कम हृदय से धन्यवाद देना चाहिए हम सब लोगों को कि उन्होंने ये जो कैंपेन था कि नरेंद्र मोदी करप्शन विरोधी हैं, इस चीज को तार तार करके अलग कर दिया। सर एक सवाल का जवाब सर और दीजिए। अब ईवीएम पे बहुत हंगामा चल रहा है, किसान पे तो हम आपसे अलग बात करेंगे, हम चाहेंगे आपका कल समय लें, कल किसान पे भी बात करेंगे आपसे डिटेल में। सर ईवीएम पे जो है, क्या लगता है कि ईवीएम पे भी सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं फैसला देना चाहिए कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ? क्योंकि ईवीएम को लेकर के तमाम नागरिकों में ये जो है, मेरे इस पे जितने लोग लिखते हैं सब लिखते हैं ईवीएम जो है, लेकिन इसमें ढेर सारे लोग हैं। फरीद सत्तार बोल रहे हैं ईवीएम हटाओ, उसके अलावा और भी ढेर सारे लोग हैं जो लिख रहे हैं ईवीएम हटाओ, भारती जी लिख रहे हैं ईवीएम हटाओ, सब ईवीएम हटाने में लगे हुए हैं। फेसबुक से ईवीएम नहीं हटेगा। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वकील दिल्ली में जंतर मंतर पे धरना, क्या क्या हो रहा है सर? वो ठीक है, वो ठीक है, वो होना चाहिए और ज्यादा बड़े पैमाने पर होना चाहिए। वैसे ही होना चाहिए कि 5-5, 10-10 लाख के जलसे हों विरोध में, हर जगह जलसे हों, तब वो दबाव पैदा होगा। कारण क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों की चेतना एकदम कुंद कर दी गई है, लोग नहीं महसूस करते। ये जज इसी सोसाइटी से आते हैं, वो भी महसूस नहीं करते। ये जब प्रेशर आता है तब वो महसूस करते हैं कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। वकील जो लोग बोल रहे हैं, दिक्कत यहां है कि आप एक रैली, मैं कह रहा हूं 50,000 की रैली जयपुर में क्यों नहीं निकालते? आप भोपाल में क्यों नहीं निकालते 1 लाख की रैली? ये वकीलों की खाली लड़ाई नहीं है ना, ईवीएम की लड़ाई वकीलों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे के पूरे राजनीतिक दलों की लड़ाई है। राजनीतिक दलों की इस मामले में तैयारी जैसी होनी चाहिए वैसी अभी नहीं है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं। ये क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप एक चीज समझिएगा। पिछली बार इलेक्शन कमीशन ने जो ईवीएम को लेकर जो मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि आप बताइए, हमें प्रूफ दीजिए। मजेदार बात यह, कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे कन्विंस नहीं कर पाई वहां के ईवीएम में घोटाला हो सकता है। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? यह सच है कि इलेक्शन में बहुत सारी धांधलियां हो रही हैं। तो धांधलियों का तो तरीका एक तो लीगल तो है ही, लेकिन लीगल से भी ज्यादा जरूरी है डेमोक्रेसी में जनता का गोलबंद होना। अभी मुश्किल क्या है कि जनता अभी गोलबंद नहीं है और इसी का ये फायदा उठा रहे हैं। जनता जिस दिन गोलबंद हो जाएगी, ईवीएम अपने आप गायब हो जाएगी। बीजेपी के लोग खुद प्रस्ताव रखेंगे जब गिरना शुरू हो जाएगा। तो ईवीएम को लेके थोड़ा सा धैर्य से काम लें, खाली जजमेंट से ईवीएम हटने वाली नहीं है। ये तो कुछ हम ये सोच रहे हैं कि ईवीएम से हट जाएगी तो अच्छा है। सर एक जो है बड़ा अच्छा, देखिए स्क्रीन पे हमने लगाया है, एक है, उन्होंने लिखा है कि चतुर्वेदी जी हम तो बहुत पहले से सड़क पर आ चुके हैं, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना बाकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैं एक और सवाल करूं, आखिरी सवाल ही होगा क्योंकि 49 मिनट हम लोग बात कर चुके हैं। सर इससे क्या लगता है कि ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो बात हुई है, तो क्या चंदे पर फिर से कुछ नई बहस होगी और कांग्रेस पार्टी भी एक नया चंदे को कंसेप्ट लेकर के आएगी? क्योंकि अब देश बदल गया है सर, अब बहुत सारे रैलियों के करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है बहुत सारी, कैसे बजट कम हो चुनाव का और आम आदमी चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो सके, चुनाव लड़ सके बिना करप्शन किए हुए। सर मुखिया के इलेक्शन लड़ने के लिए 50 लाख रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया खर्च करते हैं, वो कैसे बदले? इसीलिए तो ये पहले कई बार सिफारिश दी जा चुकी है और वो सरकार के पास है।
उसी पर कायदे से नए सिरे से विचार करने की जरूरत है कि इलेक्शन का खर्चा सरकार उठाए, राजनीतिक दल नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी की ये सबसे पुरानी मांग है। ये हमें इलेक्शन रिफॉर्म चाहिए, और इलेक्शन रिफॉर्म का मतलब है कि इलेक्शन का सारा खर्चा इलेक्शन कमीशन उठाएगा। हो क्या गया है कि इलेक्शन कमीशन खाली इलेक्शन के पोलिंग का खर्चा उठाता है। नहीं, पोलिंग का नहीं, प्रचार का भी खर्चा वो उठाएगा थोड़ा बहुत। वो बता दे, वो खुद तय करे, 10 पोस्टर लगने हैं, इलेक्शन कमीशन छाप के दे, कोई नुकसान नहीं है। सर अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति क्या है कि अभी इलेक्शन की घोषणा नहीं हुई है, दिल्ली की दीवारें रंगी पड़ी हैं बीजेपी के पोस्टर से। तो एक पार्टी बॉम्बे में, सर बॉम्बे में भी पोस्टर नहीं, दीवार को अब वो कलर कर रहे हैं, कलर करके लिखते हैं। ये जो असंतुलन है ना डेमोक्रेसी में, जिसे कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे हैं कि समान रूप से लोगों को शिरकत का अवसर दिया जाना चाहिए। तो समान रूप से शिरकत का अवसर तो तब मिलेगा जब इलेक्शन का खर्चा सरकार उठाएगी। सबका खर्चा उठा सकते हैं आप, इलेक्शन का खर्चा क्यों नहीं उठाएंगे? और इलेक्शन का खर्चा जब हम उठाने की बात कर रहे हैं तो हमारी इच्छा यह है कि उसमें तय कर दिया जाए कौन कितनी मीटिंग करेगा, कौन मीटिंग नहीं करेगा, कौन कितने पोस्टर छापेगा, वो पोस्टर छाप के खुद इलेक्शन कमीशन दे, कोई धांधली नहीं होगी। इलेक्शन की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, उसके पहले से कैंपेन शुरू कर दिया, ये इलेक्शन रूल्स का एक तरह से दुरुपयोग है। सर वो तो 5 सालों भर रहते हैं इलेक्शन मूड में सर, जहां जाते हैं वो प्रचार ही करते हैं। वो साल भर 5 साल रहे, वो उसको लेके हमारी कोई चिंता नहीं है। हमारी चिंता ये है कि अगर हम इलेक्शन रिफॉर्म चाहते हैं तो उसमें स्ट्रिक्टली इलेक्शन के टाइम पर ही इलेक्शन का प्रचार होना चाहिए। अब हालत यह है कि आप कहीं कोई सिंचाई योजना का उद्घाटन करने जा रहे हैं, इलेक्शन का दूर दूर तक पता नहीं है, लेकिन आपने पार्लियामेंट में और ये जो पार्लियामेंट का सेशन गया है उसके भी मंच का इलेक्शन के प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सर 15 अगस्त, सर 15 अगस्त के दिन क्या किया इन्होंने? वही इसलिए क्यों कह रहा हूं कि मतलब सारी नैतिकता का, सारे विवेक को जला करके आग ताप गए एक अकेला नरेंद्र मोदी। धनंजय, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जापान में, जर्मनी में कहीं पर भी इलेक्शन के पहले पार्लियामेंट का दुरुपयोग नहीं होता। कहीं पर भी आपको इलेक्शन का कैंपेन जब वहां डिक्लेयर होता है तभी उसके बाद शुरू होता है। यहां स्थिति यह है कि ये जो हम कहते हैं ना कि लोगों को समान रूप से भागीदारी का अवसर दिया जाना चाहिए, राजनीतिक दलों को, तो समान रूप से भागीदारी का अवसर निर्भर करता है कि किसके पास कितने रिसोर्स हैं। अब आप देखिए इसमें जो निकल के आया ना इलेक्शन कमीशन वाले इस लिस्ट में, कौन दल है? बीजेपी, बीजेडी, डीएमके, टीएमसी और कांग्रेस, ये 5 दलों के पास सबसे ज्यादा पैसा है। अब सोचिए आप, ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है? और इसमें जो विपक्ष की जो 3 पार्टियां, ये बीजेडी, बीजेपी, डीएमके और टीएमसी, बताओ अब तुम ये सोचो। तुम, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है, कॉर्पोरेट नेक्सस डेमोक्रेसी पर, ये ब्रेक करने की जरूरत है। असल चीज ये है कि कॉर्पोरेट नेक्सस कैसे ब्रेक किया जाए। कॉर्पोरेट नेक्सस ब्रेक करने का एकमात्र तरीका यह है कि इलेक्शन का सारा खर्चा इलेक्शन कमीशन उठाएगा। तो जानते हो, ये फिर चंदा वसूली की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिड़ला को चंदा देना है ना, टाटा को चंदा देना है, वो दें, रिजर्व बैंक में जमा कराएं इलेक्शन कमीशन के नाम कि हम इलेक्शन के लिए 500 करोड़ रुपया दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के लिए। ये जो पैसा आया है 11,500 करोड़ रुपया, जिसका के जिक्र जजों ने किया है, हम ये कह रहे हैं कि ये सारा पैसा इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाता तो इलेक्शन कमीशन कम से कम उसके मैनेज तो अच्छे से कर लेता। खाली इतना ही मैनेज करना है, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, यही मैनेज करना है। इलेक्शन मीटिंग, इलेक्शन का खर्चा जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं उठाएगा, सरकार नहीं उठाएगी, लोकतंत्र में ये गैर बराबरी की लड़ाई चलती रहेगी। लोकतंत्र में लठ भी चलते रहेंगे। ये लठबाजी से, वायलेंस से, गुंडों से, माफिया से लोकतंत्र को मुक्त करने के लिए ये जरूरी है
जानते हैं ये एक बड़े रिफॉर्म की डिमांड करता है, बड़े चीज की मांग करता है, क्योंकि इस जजमेंट का आखिरी बात कह रहा हूं मैं ये, जिससे कि आप ये कारपोरेट नेक्सस से डेमोक्रेसी को कैसे बचाया जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड जब खारिज किए गए हैं तो इसकी तरफ ध्यान खींचा है सुप्रीम कोर्ट ने कि कारपोरेट हाउसेस के यहां बंदी गृह में बंद मत रहने दो इस लोकतंत्र को। अगर हम चाहते हैं कारपोरेट हाउसेस के बाहर निकले डेमोक्रेसी, तो इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो जजमेंट आया इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए कि लोगों कारपोरेट हाउसेस के बाहर डेमोक्रेसी देखें। अब लोग कहां से देख रहे हैं? किसने ज्यादा चंदा दिया। आपने कभी सुना कि राम जी के मंदिर में किसने 1 रुपया चढ़ाया? राम जी के मंदिर में 2.5 करोड़ रुपया चढ़ाया मुकेश अंबानी ने। ये बार बार रिपीट करके, कौन बड़े लोग हैं जिन्होंने पैसे चढ़ाए, ये बार बार बताया जा रहा है। सर ढोलकिया जी ने 11 करोड़ दिए, वो भी बताया गया, अब वो राज्यसभा के सांसद बन गए। मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरा का पूरा प्रसंग है वो कहां से आ रहा है? डेमोक्रेसी एक तरह से बंधक पड़ी हुई है कारपोरेट हाउसेस यहां, और इलेक्टोरल बॉन्ड का जजमेंट जो है वो इस बात की तरफ ध्यान खींचता है कि डेमोक्रेसी को कारपोरेट हाउसेस के यहां जो डेमोक्रेसी बंधक पड़ी हुई है इससे निकालो। जी सर एक सर लास्ट बात मैं पूछना चाहता हूँ, छोटे में जवाब दीजिएगा, फिर ये करेंगे, सम अप करेंगे। सर ये जीरो बजट चुनाव नहीं हो सकता क्या? चुनाव में नागरिकों की भागीदारी हो और किसी की भागीदारी ना हो, ना किसी व्यापारी की, न फलाने की, न ढिकाने की, क्यों नहीं हो सकता सर? इस पर क्यों नहीं विचार किया जाता है कि जीरो बजट चुनाव हो, नागरिकों की भागीदारी हो, 1-1 रुपया 2-2 रुपया दे नागरिक? जीरो बजट तभी होगा जबकि इलेक्शन का खर्चा सारा इलेक्शन कमीशन उठाएगा। XYZ जितनी भी पार्टियां लड़े, इलेक्शन कमीशन जो है। लेकिन देखिए अब एक बताता हूँ सर, पर्ची जो है इलेक्शन कमीशन जो है उसके आदमी आते हैं और आपका नाम क्या है, कौन सा में आपका है वोटिंग सेंटर पे और क्या नंबर है, वो सब लिख के देते हैं पर्ची। लेकिन पर्ची उनकी बाद में आती है, उसके पहले सारी पार्टी वाले पर्चे दे जाते हैं, कांग्रेस वाले भी, बीजेपी वाले भी, फलाने वाले भी, हलाने वाले भी, निर्दलीय भी देके जाते हैं, ये लीजिए पर्ची। उसके अलावा सरकार काउंटर लगा कर नहीं रखती है, लेकिन चुनाव आयोग काउंटर नहीं लगाता है, लेकिन पार्टियों के लोग काउंटर लगा के रखते हैं। वहां पे लोग जाते हैं, अच्छा मेरा नाम बताइए क्या है, फिर वहां से लेके जाते हैं। सर ये परिपाटी बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं, परिपाटी के लिए पहली शर्त तो यह है कि किसी को भी वोट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हुआ यह है कि एक बड़े स्केल पर ये एक सिस्टम इन्होंने विकसित किया है कि जगह जगह जहां उन्हें लग रहा है कि यहाँ 5,000 वोट से हार सकते हैं, तो वहां 5-7 हजार वोट कटवा दिए, लिस्ट से ही नाम कटवा दिए। ये टैक्टिक्स बंगाल में बहुत रही है, ये तमिलनाडु में बहुत रही है, और भी जगह है ये, बिहार में और यूपी में तो आने लगी है, दिल्ली में आ गई है ये। तो मेरा कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन की पहली सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति उसका वोटर लिस्ट से नाम बाहर नहीं होना चाहिए। हो यह गया कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम था वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाता है, और वो पिछली बार वोट दिया था, इस बार वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसका। ये जो चीज है, ये है जो जिसे कहेंगे चोर दरवाजे कौन से हैं सर। मुस्लिम इलाकों में बहुत हुई है सर ये घटनाएं, मुस्लिम इलाकों में बहुत हुई है घटनाएं। वो लिस्ट उनके पास लिस्ट है, हर व्यक्ति की लिस्ट है कौन किसे वोट देता है। मेरा कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले कदम के तौर पर तो यही इंश्योर करे कि हर नागरिक को वोट देने का अधिकार होगा जी। सेकंड चीज, जो भी खर्चा होगा वो इलेक्शन कमीशन करेगा, पार्टी की हैसियत देख के, जिसके वोट की जितने परसेंटेज की हैसियत है उसके हिसाब से उसके प्रचार की व्यवस्था इलेक्शन कमीशन करेगा। ये इलेक्शन कमीशन न करे और पार्टियां करेंगी तो फिर तो ये कारपोरेट हाउसेस क्या बंदी पड़ी रहेंगी। ये कारपोरेट हाउसेस के यहां पार्टियां बंदी न रहें, इसकी जरूर शर्त है कि चुनाव का पूरा प्रबंधन A to Z वो सारा इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस की मीटिंग होनी है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज करेगा, कांग्रेस नहीं। तुम्हें जो चंदा देना है तुम इलेक्शन कमीशन को चंदा दो, तुम रिजर्व बैंक में जाके जमा कराओ। हम देखना चाहते हैं डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए कितना पैसा कारपोरेट हाउस देना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हालत यह है कि बीजेपी अकेले दम पर पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में कम से कम उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया इलेक्शन में। बिल्कुल सर।
बिल्कुल। कहां से आया ये पैसा? यहाँ तो खाली 11,500 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड है, लेकिन इलेक्शन में तो पैसा 1 लाख करोड़ रुपया हुआ है खर्च। सर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, उसमें तो कुछ सरकारी पैसों पे भी होती है सर। ये प्रधानमंत्री नहीं, जहां वो जाते हैं वहीं पैसे रैली करती पैसे है वो तो। पैसे खर्च हो रहे हैं, लोगों को लाया जा रहा है पैसे देके। ये सारे चीजें जब देखिए इलेक्शन कमीशन जब ऑर्गेनाइज करेगा ना रैली, तो पैसे नहीं मिलेंगे रैली में आने के, और पैसे नहीं मिलेंगे तो रियल में पता चलेगा कौन किसका फॉलोअर है। सर चुपके से दे देंगे। दारू का पैसा तो कहीं लिखा नहीं जाता कि हमने नागरिकों को दारू नहीं पिलाए, नहीं 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 हमने नहीं, ये मुर्गा तो दिया, कहते हैं ना सर। ऐसा है कि जब जब ये एक बात तय है कि सब काम इलेक्शन कमीशन करेगा, तो फिर आप ये तय मान लीजिए कि आप खाली इलेक्शन लड़ेंगे। ये शिकायत अमेरिका में क्यों नहीं आती पैसे बांटने की? ये शिकायत दारू बांटने की अमेरिका में क्यों नहीं आती? ये यहीं क्यों आती है? कारण क्या है कि हमारे यहाँ ये इलेक्शन कमीशन है, उसको हमने खाली बैलेट पेपर छापने और बैलेट पेपर गिनने तक सीमित कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ बैलेट पेपर छापना और बैलेट बॉक्स लगाना और पोलिंग बूथ लगाना नहीं है, बल्कि उसका काम जो है पूरे इलेक्शन को संयोजित करना और इंप्लीमेंट करना है। ये जब तक ये चीज नहीं आएगी कॉन्सेप्चुअली, आप ये तय मानिए बार बार दिक्कतें आएंगी। सरकारें बदल जाएंगी तब भी दिक्कतें आएंगी। सर मेरा एक सवाल और है सर, सवाल बढ़ जाता है सर आपसे बात करते करते, और टाइम जो है जा रहा है। एक आखिरी में पूछ रहा हूँ सर सवाल। क्या था, भूल गया सर, अगली बार पूछेंगे सर, भूल गया सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जो है आए और आपने तमाम जानकारियां दी। हमारे साथी जो दर्शक हैं, हमारे जो साथी नागरिक हैं, दर्शक से जरूरी कहना चाहिए, साथी हैं, कॉमरेड हैं, हम हैं तो लोकतंत्र है, तो उन लोगों को आपने आप कई लोगों ने आपकी तारीफ की, मैं दिखा नहीं सका, वो मैं बात नहीं कर सका, कई लोगों ने आपकी तारीफ की। सर आप आते हैं तो एकदम खिला देते हैं, कुछ नई जानकारी मिल जाती है। जानकारी तो सर मुझे भी बहुत मिलती है सर आपसे, मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ जो आपसे सीख लेता हूँ सर। तो बहुत, और हमारे दर्शक भी बहुत सारी जानकारी देते हैं सर। ऐसे ऐसे हमारे दर्शक साथी हैं जो हमें बताते हैं कि धनंजय जी ये हो रहा है, धनंजय जी ऐसा हुआ, धनंजय जी वैसा हुआ। ये सर बड़ा कमाल सर, ये नेटवर्क डेवलप हो गया सर। इसमें कई हमारे साथी, इसमें सन ऑफ वसुदेव जी तो कमाल है, हमारे लिए एकदम 24 आवर्स जो है वो कार्यकर्ता हमारे बन गए। मेरा पार्ट 2 बन गए। सन ऑफ वसुदेव एक यहाँ दर्शक है, वो मेरा पार्ट 2 है, जो मैं नहीं करता हूँ, कर पाता हूँ टाइम के अभाव में, वो करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए। कल सर आपसे फिर बात करेंगे हम। और ये देखिए, ये मैं कहूँ कि इस पे ऐसे समझिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में जब आई थी, थोड़ा सा इतिहास अगर आपको पता ही होगा, मैं उसकी थोड़ी चर्चा कर देता हूँ, बाकी सब समझ लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, और उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सहारे जो है पूरा का पूरा जो है देश जो है गुलाम हो गया, अंग्रेजों ने कब्जा किया और 190 साल तक कब्जा किया। तो ये वापस कारपोरेट कंपनियां क्या है बेसिकली, ये समझना जरूरी है। और कारपोरेट, और जो है ये जो प्राइवेट कंपनियों को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी थी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई थी भारत सरकार ने, या नेहरू जी के कार्यकाल में जो बने थे, वो क्यों बने थे, इस पर भी विचार कीजिए कि देश के नागरिकों का अख्तियार रहे देश के संसाधन पर और देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर। लेकिन ये तमाम पीएसयू को बीमार बना दिया और उसके पार्टनर्स उसको बेचा, कई कंपनियों को बेच दिया, कई कंपनियों को कुछ हिस्से बेच दिए, क्या क्या किया। और जितना प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा दिया गया, औने पौने दामों में चीज़ें दी गई। रोज़ खबरें आती है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस पढ़िए और दूसरे अखबार हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक कार्यक्रम उस पर भी करें हम अलग से, जिसपे कैसे करते हैं देखते हैं। अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, मैं अकेला क्या क्या करूँगा। लेकिन ये समझने वाली बात है, और ये देश बचेगा तो हमारी पीढ़ियां बचेगी, क्योंकि ये देश नष्ट करने का काम चल रहा है। और ये जो है बंच ऑफ थॉट्स जो है, जो लिखा था गोलवलकर साहब ने कि पूरी संपत्ति जो है 2 इंडस्ट्रिस्ट के हाथ में होनी चाहिए और जनता के पास उतने ही हक होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए जिसमें किसी तरह वो खाना खा ले, वो दिखाई पड़ने लगा है, वो दिखने लगा है। ये आपको समझना है, आप नागरिकों को समझना है, और इस पे वोट देते समय इसका ध्यान रखना है। और ये जागरूकता जो है अपने तक सीमित नहीं रखना, क्योंकि विचार जब तक प्रवाहित होता रहता है तब तक तो वो सही है। जब विचार प्रवाहित होना बंद हो जाता है तो वो भी सड़ता है, क्योंकि विचार रोज नए आते हैं। तो नए विचारों के साथ चलते रहिए, और किसी को एकदम आंख मूंद कर मानने की जरूरत नहीं है। अपना विवेक, अपना विचार, अपना तर्क साथ लेकर के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे शाम की सभा में।
तब तक के लिए विदा।